आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं पुनर्जन्म। इस कहानी को लिखा है सुबोध चतुर्वेदी जी ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठा था। तेज आवाज़ से मीना अचानक जैसे चौंक उठी थी। ये तालियां तो उसी के सम्मान में बज रही थीं। इससे पहले उसकी तारीफ में ना जाने क्या क्या बोला गया था, पर उसके कानों में तो एक ही अनुभूति समाई हुई थी जिसमें वह चाहकर भी अपने से दूर नहीं कर पा रही थी। क्या व्यक्ति का अतीत इतना प्रभावशाली हो सकता है कि दूसरे के वर्तमान पर इस कदर हावी हो जाए? औरों का तो पता नहीं, पर मीना के साथ यही हुआ था। आज उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन था। उसके सम्मान समारोह का आयोजन शहर की जानी मानी संगीत अकादमी की ओर से किया गया था। वह अभिभूत थी। सुख के पलने में झूलती हुई वह यही सोच रही थी कि वर्तमान जीवन में शायद सबके आता है, पर उसके जीवन में आए परिवर्तन ने तो जैसे उसकी जीवन धारा को ही मोड़ दिया। 8 वर्ष पूर्व की मीना और आज की मीना में सचमुच जमीन आसमान का फर्क है। सोचते सोचते वह अतीत में डूबी हुई कब उस दहलीज पर पहुंच गई जहां उसका अपना व्यक्तित्व नगण्य था। उस वक्त मीना की जिंदगी एक बंधे बंधाए ढर्रे पे घिस रही थी। घिसना शब्द की शायद अधिक अनुकूल होगा। गृहस्थी के केंद्र बिंदु में उसके पति जगमोहन सक्सेना। गृहस्थी की गाड़ी उसके अनुशासन के अनुसार चलती थी, जिनकी हिदायतों के अनुसार मीना एक कठपुतली की भांति सुबह से लेकर रात तक चक्रघिन्नी की तरह घूमा करती थी। उसे लगता था शायद वह अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। सुबह से लेकर रात तक रसोई में क्या पकेगा का निर्धारण भी जगमोहन किया करता था। महीने का बजट बन जाया करता था, फिर उसी हिसाब से घर का खर्च चलाया जाता। कभी कभी तो आकस्मिक खर्चे निकल आने पर मीना को बहुत कुछ सुनना सहना पड़ता। अनुशासन का अधिक होने से दोनों बच्चे भी डरे सहमे से रहते। देखा जाए तो उनके व्यक्तित्व का सही ढंग से विकास नहीं हो रहा था। एक हीन भावना से ग्रस्त दबा ढका सा व्यक्तित्व हो गया था उन दोनों का। जब तक पिता घर में रहते घर में सन्नाटा छाया रहता। उनके बाहर जाते ही दोनों जैसे अपने अपने खेल के बाहर निकल जाते। मीना चाहकर भी कभी दोनों बच्चों का पक्ष नहीं ले पाती, मन महसूस कर रह जाती। कई दफ़ा लगता कि बच्चे अपनी जगह सही भी हैं, पर पति का तानाशाही स्वभाव उसे कुछ कहने से रोक देता। मीना का अकेले बाहर आना जाना भी उसे नापसंद था। जब कहीं सामाजिक उत्सव में जाना होता तो पति के साथ ही जाती। वह भूल चुकी थी कि मीना नाम की कोई स्वतंत्र इकाई भी है। विवाह पहले के अपने सारे शौक भूल गई थी। अब उसे यह भी याद नहीं था कि एक ज़माने में वह संगीत की बेहद शौकीन थी। संगीत में उसके प्राण बसते थे। साथ ही पेंटिंग बनाने का शौक। कितनी लगन और मेहनत से सुंदर पेंटिंग बनाई थी जिसकी पूरी प्रशंसा हुई थी। उसके कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विवाह के पश्चात इस तरह अपनी रुचियों का गला घोट देना होगा। सावन की जब ठंड फुहारें पड़ती हैं तो उसका मन मचलने लगता है। झूले पे बैठ के खूब ऊंची पींगे बढ़ाए आसमान में जाके बादलों में अपने आंचल में समेट लाए। संगीत की स्वर लहरियाँ उसके ओठों पे मचलने लगती, पर उसे इस बातों का इजाज़त नहीं थी कि एक बार उसको बकाया याद हो आया। विवाह हुए 2 वर्ष हुए थे। एक दिन वह ऐसे ही अकेली बैठी वर्षा का आनंद ले रही थी। होठों पे कोई नगमा मचल रहा था। शुद्ध बुद्ध खोकर धीमे धीमे स्वर में गुनगुना रही थी। पता ही नहीं चला कब जगमोहन उसके पीछे आके खड़े हो गए थे। बादलों की गर्जना के साथ साथ उनका क्रोध स्वर गूंजा। ये भले ही लोगों का घर है, यहाँ की मान मर्यादा का सब कुछ तो ख्याल रखो। किसको रिझाने के लिए ये गाना गाया जा रहा था? खबरदार फिर कभी देखा तो मुझे
से बुरा कोई नहीं होगा, कह देता हूँ। फुफकारते हुए पैर पकड़ते हुए अंदर चले गए। मीना स्तब्ध होकर किसी देर वहीं बैठी रह गई। संगीत के अपमान के साथ साथ चरित्र पर भी इतना बड़ा लांछन क्या करती? खून का घूंट पीकर रह गई। छी, कितनी ओछी मानसिकता है। क्या संगीत का एकमात्र उद्देश्य किसी का मनोरंजन ही है? उसे आत्म सुख के लिए भी गाया जा सकता है। जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना ही नहीं, उसके जीवन में कला का ये स्थान हो सकता है। कितना व्यवहारिक था वह आदमी, जिसके लिए जिंदगी में बस 3 ही कार्य प्रमुख थे: कामना, खाना और सोना। मीना पूरे दिन रसोई में जुटी रहती। नित्य नई फरमाइश जिन्हें पूरा करते करते वो निढाल हो चुकी थी। उसे लगता कि जैसे वह रसोई का एक दूसरे में के प्राय बन चुके हैं। दिन भर उसे अपने कपड़ों से तेल मसाले की गंध आती। जब भी वक्त मिलता नहाने चली जाती, फिर उतनी ही बार कपड़े धोती। जगन अक्सर उसकी आदत का मखौल बनाते, जिसे बीमारी की संज्ञा दी जाती। उसे मनोचिकित्सक के पास जाने का सुझाव भी दिया जाता। मीना को ये अनावश्यक लगता। उस दिन वह बहुत उदास थी। मायका याद आ रहा था। माता पिता तो भगवान को प्यारे हो चुके थे। 2 भाई थे जो दोनों ही विदेश में बस गए थे। ले देकर मायके में एक निशानी साथ थी उसका प्रिय सितार। मीना सितार को लेकर बैठ गई। राग छेड़ते हुए कब पुरानी यादों में खो गई, उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। कानों में कर्कश ध्वनि गूंज उठी। ये क्या तमाशा घर में लगा रखा है? आदमी हारा थका चला आ रहा है और यहाँ मेम साहब अपने शगल में डूबी हुई। कोई एक गिलास पानी लाकर देगा? क्रोधी स्वर सुन मीना सन्न रह गई। उस दिन के बाद उसने सितार को हाथ नहीं लगाया। घर में जब भी पुताई हुई, बिना उसे पोछे सितार को सही जगह पर यानी दुछत्ती पर रख दिया गया। जीवन के क्रम में कभी कभी व्यतिक्रम भी जाता है। जब कभी किसी विवाह समारोह में जाना आवश्यक हो जाता तो मजबूरन बच्चों के साथ घर से निकलना होता। बच्चे जाना नहीं चाहते, पर विरोध करने पर ताकत किसी में नहीं थी। सजगता कैदी की तरह साथ जाते और लौट आते। जब बड़े हो गए तब पढ़ाई के बहाने छुटकारा मिल जाता, पर मीना को छूट कहाँ थी। माँ, आपका नाम पुकारा जा रहा है, आप कहाँ खोई हो? बेटे की आवाज़ ने मीना का वर्तमान में लापटका। सचमुच कार्यक्रम के संचालक उसे 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। अचक्का कर मीना उठ खड़ी हुई। आज का दिन सचमुच उसके लिए कितना रोमांचकारी है। इस दिन उसने सपनों में कल्पना नहीं की थी, पर जीवन में जब कुछ अप्रत्याशित घटता है तो खुशी को संभालना कितना कठिन हो जाता है। खुशी के आवेग में उसका गला अवरुद्ध हो गया। किसी तरह स्वयं को संभालकर आदेश को श्रोताओं को धन्यवाद देकर अपने स्थान ग्रहण करके बैठ गई। आज उसका रोम रोम अपने बच्चों के प्रति कृतज्ञ था, जिसके उत्साह के सामने उसकी उदासीनता टिक नहीं पाई थी। जैसे तैसे कार्यक्रम का समापन हुआ। रास्ते में भी 2 बच्चे उत्साहित होकर समय आज की सफलता पर बात करते रहे। मीना उसके साथ होकर साथ नहीं थी। अतीत जैसे साए की तरह उससे चिपका हुआ था। अपने में गुम मीना विवाह से पहले ही जिए कुछ दिनों को जैसे फिर एक बार जी रही है। वह उन्मुक्त जीवन, सहेलियों के साथ झूला झूलना, पिक्चर देखना, स्वतंत्र पक्षी की तरह आसमान में उलांचे भरना, कोई रोक टोक नहीं। शिकायत की खातिर पिता ने उसे संगीत की विविध शिक्षा दिलाई थी। तब वह कहाँ जाती थी? विवाह उसके लिए पैरों की बेड़ियाँ बन जाएगा। खुली हवा में सांस लेना भी उसके लिए आकाश कुसुम साबित होगा। पहले बहुत घुटन होती थी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। बेटे ने जब कार नामी होटल के सामने रोकी तो वह जैसे नींद से जागी। अरे यहाँ क्यों? घर चलो ना। क्या आप भी ना माँ? घर पर तो रोज ही आप बनाती हो, आज तो जश्न मनाने का दिन है, बेटी ने हंसते हुए जवाब दिया। तो वह हंस पड़ी। सही कह रही हो। ऐसे मौके उसी ज़िंदगी में आए ही कब?
हंसी खुशी डिनर निपट गया। घर आते आते रात के 12 बज गए थे। किसी को चिंता नहीं थी क्योंकि कल रविवार का अवकाश था। दोनों बच्चे बिस्तर पर लेटते ही सो गए। पर मीना को नींद आज उठी हुई थी। अतीत के पन्ने पलटते बोर हो गई। सुबह चिड़ियों की मधुर आवाज़ ने उसे ताजगी से भर दिया। वह तुरंत स्लीपर पहनकर बगीचे में आ गई। सूर्योदय होते देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। पर आज तो 8 वर्ष पूर्व वह इन सब के विषय में सोच भी नहीं सकती थी। आँख खुलते ही रसोई की ओर भागना पड़ता था। 8 वर्ष पूर्व उसके जीवन में अचानक जलजला आया। रात को सोए घन सोते ही रह गए थे। इतनी देर तो कभी नहीं सोते। चाय का प्याला लिए वह जगाने गई तो हाथ से प्याली छूट गई। उनकी देह निश्चित पड़ी थी। पंछी पिंजरा तोड़कर रात में ही कब उड़ गया, पास होते हुए भी वह नहीं जान पाई। शुगर के मरीज थे। साइलेंट दिल का दौरा पड़ा। बेटा दौड़ कर डॉक्टर को लिवा आया था, पर सब व्यर्थ। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वक्त गुजरता गया। मीना के लिए खालीपन बढ़ता गया। अब घर में कोई काम नहीं दिखता था। बच्चे बड़े हो चुके थे। उनकी अपनी व्यस्तता थी। पहले मीना पढ़ना चाहती थी तो पति ने इजाज़त नहीं दी। कहा था कि करोगी क्या, पढ़ के कौन सा तुम्हें कलेक्टर बनना है, घर गृहस्थी संभालो, बच्चों को देखो। एक औरत का धर्म है। वह धर्म का पाठ पढ़ के चुप रह गई। प्रतिवाद में ये भी नहीं कह पाई थी कि पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना ही नहीं होता, बल्कि ज्ञान अर्जन करना भी होता। जानती थी विवाद करने से कुछ हासिल नहीं हुआ। अचानक जिंदगी की रफ्तार में जैसे थम गई। गांव में चाचा चाची आ गए, बड़ी बहन आ गई थी। बड़ी पर भाई के स्वभाव के कारण कम ही आती थी। 13वीं तक सभी विधियां विविध होती रहीं। ब्राह्मण भोज हुआ। दूसरे ही दिन सभी प्रस्थान कर गए। देखा जाए तो जगन के जाने से बच्चों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि स्वतंत्र अनुभव कर रहे थे। एक बंधन 24 घंटे अनुभव करते थे, उससे जैसे छुटकारा मिल गया। दूसरी ओर मीना अचानक अपने जीवन का खालीपन महसूस कर रही थी। सच तो ये कि पिंजरे में रहने की आदत हो चुकी। स्वतंत्र होकर उन्मुक्त सांस नहीं ले पा रही थी। पहले तरसती थी थोड़ा समय मिले तो कमर सीधी कर लूं। अब दिन भर लेटी रहती है, पर नींद कोसों दूर रहती। कोई टोकने वाला भी नहीं था। बेटा इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में था, बेटी BSc के अंतिम वर्ष में। घर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ढह गया, पर जाने से पहले घर की नींव पुख्ता बना गया था। जिस बंधन में पहले जकड़न महसूस होती थी, आज उसी में टूट जाने का खालीपन उसे घेर लिया। जीवन का ये अजीब विरोधाभास था। अब किताबों में मन ही नहीं लगता, न ही टीवी देखने में। दिन भर मीना उदासीनता बेटे से देखी नहीं गई। एक दिन दुछत्ती से सितार उतार लाया, सामने रखते हुए बोला, माँ कब तक अपने गम में डूबी रहोगी, चलो इसे उठाओ और आज से शुरू करो। उसने बहुत नानुकुर की, बोली, नहीं बेटा, अब मैं इस उम्र में सब कुछ नहीं सुहाता। ये सब कुछ इतने वर्षों में भूल चुकी हूँ। अब तो बस नून तेल याद रह गया है। अब ये सब बजाते क्या अच्छा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। कमान बेटी ने संभाल ली और बोली, किन लोगों की बात कर रही हो? पापा की मृत्यु के बाद 1 वर्ष में कितने लोग आपके आंसू पोंछने आए। हमारे सुख दुख बस हमारे हैं। रोते हुए साथ कोई नहीं रोता, हंसते हुए साथ अवश्य दुनिया देती है। आज से आप अपना रियाज जारी रखें। शाम में मैं बाजार से पेंटिंग का सामान लेकर आऊँगी। आप अपना समय इन दोनों में लगाएं। जमाने की परवाह छोड़ दें। अपना शौक़ पूरा करना कोई गुनाह नहीं है। शाम को पेंटिंग का सामान भी आ गया। बच्चे की बातबाजी थी। पूरी रात वह सो नहीं पाई। अंध-बंध घेरा रहा जीवन बच्चों की तरह। शायद उसका अवचेतन मन भी यही चाह रहा था। एक आध झपकी लगी स्वप्न में भी देखा, उसके पंख उगाए हैं और वह बाहें फैलाए निस्सीम आकाश में उड़ रही है। सपनों का आशय स्पष्ट था। उसकी दमित इच्छाएं अंगड़ाई लेकर जाग चुकी थीं। उसके साथ ही दोनों बच्चे एक नई सुबह का इंतजार कर रहे थे। सितार उसके हाथों में था।
थरथराते हाथ उसी पर हरकत कर रहे थे। आवाज़ सुनकर बेटा उठकर आ गया। मुग्ध भाव से सामने बैठा देख रहा था। आज मीना सब कुछ भूलकर तन्मय भाव से सितार बजा रही थी। रियाज बंद होते ही आँख खुली तो दोनों बच्चों को सामने देखकर सूरज आश्चर्य से भर गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बिना चाय के प्याले के उनकी नींद खुल जाए। बेटे ने खिलखिलाते हुए कहा, माँ, आज लगता है तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। पहले कभी इतना खुश और ताजगी भरा नहीं देखा। बेटी ने भी नहले पर दहला चढ़ा। हाँ माँ, बेचारी ठहरी काम के बोझ की मारी कभी उन्मुक्त भाव से हंस पड़ी। तभी बेटे ने कहा, चलो अब अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ की सुरीली आवाज़ से नींद खुल जाएगी। फिर मीना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन 8 वर्षों में रियाज ने उसे इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि कार्यक्रमों में सम्मान के साथ बुलाया, बच्चों को उत्साहित करने जबरन भेजते, अपनी खुशी में उन्हें शरीक होते देखा, पर उनकी आंखें गीली हो जाती। एक छूट गया सपना साकार हो गया था। कभी मन करता तो कैनवस पे रंग ब्रश लेकर बैठ जाती। पेंटिंग करते कब दिन गुजर जाता पता ही नहीं चलता। पहले समय कटे कटता नहीं था, अब वक्त कम लगता है। कितना कुछ करना चाहती है पर वक्त कितनी तेज़ी से आगे से फिसलता जा रहा है। अब मीना वर्तमान में जीना सीख चुकी है। पिछली बातों को याद नहीं करना चाहती, फिर भी कभी कभी एक कसक हृदय में उठती है। काश उसके पति ने कभी उसकी इच्छाओं को समझा होता। कभी कभी दिवंगत पति की रात के अंधेरे में संवाद करती, मेरे जीवन में परिवर्तन से तुम्हें अच्छा नहीं लगा रहा था क्या? नारी जीवन की सार्थकता पति की मृत्यु के बाद घुट घुट कर जीने में है। वह क्या बस एक देह है? क्या उसकी अपनी इच्छाएं और रुचियाँ नहीं हो सकती? काश तुमने इस सत्य को स्वीकार किया होता। मेरे जीवन में कितने स्वर्ण वर्ष सिर्फ घुटन में बीते। उन दिनों को याद कर दुष्स्वप्न की तरह जहन में समाई। मैंने तुम्हारे साथ रह के परंपरा का खूब निर्वाह किया। व्रत त्यौहार की पूर्ण निष्ठा से मनाए करवा चौथ पर तुम्हें परमेश्वर मानकर पूजा, पर आज इस सच को स्वीकारने में मुझे तनिक भी झिझक नहीं है। मैंने कभी 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ परमात्मा से नहीं मांगा। मेरा एक ही जन्म त्रास्त बन गया था, फिर अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ कामना कैसे कर सकती? मुझे बात की तसल्ली है कि बच्चों ने मुझे मुकाम दिलाने में मेरी सहायता की, जिसे मैं अकेला नहीं पा सकती थी। मुझे मेरा प्राय मिल गया। मुझे अब ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। तुम्हारा साथ मिला होता तो ये ज़िंदगी कब कितनी खुशनुमा होती। पर शायद किसी ने सच ही कहा है, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।